जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम ईवीएस के कुछ प्रश्नों को तेजी से हल करेंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए तेजी से तैयारी करेंगे। तो आज हम पर्यावरण की क्लास में कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह जो पर्यावरण शब्द है, पर्यावरण, ये किस भाषा का शब्द है? ये किस भाषा का? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परिधन आवरण, परिधन आवरण, आवरण बराबर पर्यावरण। कुछ इस तरह इस शब्द का निर्माण हुआ है। और यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्या फ्रेंच से, या जर्मन से, या संस्कृत से, या अंग्रेजी से? पर्यावरण शब्द या पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कह सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ए, फ्रेंच, ए फॉर एप्पल, सही होगा। अगला प्रश्न है, जैवमंडल किसे कहते हैं? जैवमंडल वह मंडल जो जीवित प्राणियों का मंडल हो उसे जैवमंडल कहते हैं। मतलब यह ऐसे कह सकते हैं, सजीवों का मंडल, सजीवों का मंडल ही जैवमंडल है, ही जैवमंडल है, ऐसा कह सकते हैं, ही जैवमंडल है। जैवमंडल किसे कहते हैं? सजीवों के मंडल को ही जैवमंडल कहते हैं। क्या पृथ्वी की पपड़ी को कहते हैं, जीवित प्राणियों के क्षेत्र को कहते हैं, या वायुमंडल को कहते हैं, या जलमंडल को कहते हैं? जैवमंडल कहें किसका पार्ट है, किसका भाग है, तो ये वायुमंडल का पार्ट है। किसका पार्ट है? वायुमंडल का या पर्यावरण का। अब जैवमंडल किसे कहते हैं, तो ऑप्शन भी आपका सही होगा, जीवित प्राणियों का क्षेत्र। जहां पर जीवित प्राणी रहते हो, उनका निवास स्थान हो, रहन सहन हो, उसे ही जैवमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? ओजोन परत, सबसे पहले हम बात कर लें ओजोन परत का कार्य क्या है। वह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों जैसे पराबैंगनी आदि किरणों को रोकती है, अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है। किसको? किसको? पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी बैंगनी किरणों को कहां नहीं आने देती? धरती पर या जमीन पर या वायुमंडल, सजीव मंडल में, धरती पर कह सकते हैं, धरती पर। कौन नहीं आने देता? ओजोन परत, ओजोन गैस। अब ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? क्या CO2 से, सी से, N2 से, H2 से? ओजोन परत का जो क्षरण होता है या जिससे उसको नुकसान पहुंचता है, वो सीएफसी गैस से उसको नुकसान पहुंचता है, ये ध्यान रखना। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी या अन्य हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ये उसका मुख्य कार्य है। आपका ऑप्शन बी फॉर बॉल सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? जो पौधे भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न ऐसा पूछ रहा है। पौधे क्या श्वसन से बनाते हैं, या वात को सर्जन से बनाते हैं, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, या अपघटन से बनाते हैं? आपको पता होना चाहिए, पौधे जो भोजन बनाते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कैसे बनाते हैं? भैया पौधे होते हैं और इनमें कुछ पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करती हैं। कौन करता है? पत्तियां। अगर प्रश्न आ जाए पौधे के किस भाग पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो
स्थल मंडल। जल से बने हुए मंडल को हम कहेंगे जल मंडल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बोल्ड। किस ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा माना जाता है? अक्षय ऊर्जा माना जाता है किस ऊर्जा को? ऐसी ऊर्जा जिसे अक्षय ऊर्जा माना जाता है। क्या कोयला है, या पेट्रोलियम है, या सौर ऊर्जा है, या प्राकृतिक गैस है? अक्षय ऊर्जा का स्रोत जो कभी खत्म ना हो, जब तक सौर मंडल हो, जब तक दुनिया हो, वायुमंडल हो, जो अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षय मतलब कभी ना खत्म होने वाला, तो ये आपका होगा सौर मंडल, सॉरी सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट आपका सही जवाब होगा, सी फॉर कैट सौर ऊर्जा। ये सूर्य के प्रकाश से निर्मित होती है। इसको संग्रहित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है तथा बाद में उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न, हवा में नमी मापी जाती है कैसे? कह सकते हैं हवा में नमी मापने का कौन सा यंत्र है? क्या थर्मामीटर है? थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? बुखार, या टेम्परेचर, या शरीर का ताप कह सकते हैं, शरीर का तापमान। अगला प्रश्न, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर। यदि हवा में नमी मापने की बात आती है तो हाइग्रोमीटर आपका सही उत्तर होगा। हाइग्रोमीटर से ही हवा में नमी मापी जाती है कि हवा में नमी कितनी है, बारिश की संभावना कितनी हो सकती है। अब हम बात करें वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। कुछ इस प्रकार से वायुमंडल की संरचना है। अब जो प्रश्न है वो इस परत की बात कर रहा है। इस परत को क्या कहेंगे? ये हमारी धरातल है, धरातल, फिर क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ऐसे करके जो ये मंडल है ये आपका बहिर्मंडल होगा। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका बहिर्मंडल। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर है, जो अंतरिक्ष तक माना जाता है लगभग। कुछ इस प्रकार से हमारे वायुमंडल की संरचना है, आप समझ सकते हैं। सब नीचे क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा, तूफान, आंधी, हवाएं आदि। तो इस प्रश्न के लिए हम सही उत्तर लगाएंगे किसको? बहिर्मंडल को। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण है आपका क्या है? क्या CO2 है, SO2 और NOx है, NH3 है, या CH4 है? यदि अम्ल वर्षा की बात की जाए, अम्लीय वर्षा की बात की जाए, तो उसका जिम्मेदार हुआ कौन? SO2 और NOx। ये जिम्मेदार है किसके लिए? तो ये होंगे अम्ल वर्षा के लिए, अम्ल वर्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। प्रश्न किस प्रक्रिया में जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है या उड़ता है? सामान्य शब्दों में कह सकते हैं ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें जल वाष्प बनकर उड़ जाता है? तो उसे हम कहेंगे वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब सूर्य की किरणें जलाशयों पे, तालाबों पर, जलाशयों में, समुद्र में, नदी, पोखर, झील में पड़ती है, तो सूर्य के तापमान से कुछ मात्रा में जल वाष्पित होकर वायुमंडल में उड़ जाता है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं? उसी के कहेंगे वाष्पीकरण। वही वायुमंडल में जब ऊपर की ओर जाता है, ठंडे तापमान के संपर्क में आता है, तो संघनित होकर बूंदों के रूप में पृथ्वी पर दोबारा बरस जाता है। उसे फिर बरसात कहते हैं। अगला प्रश्न, वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई का मुख्य प्रभाव क्या है? यदि हम वन काटते हैं तो उक्त
विकल्पों में से ऐसा क्या है जो वनों के काटने से प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है, नुकसान होता है? वनों की कटाई का मुख्य प्रभाव क्या है? क्या वर्षा बढ़ जाती है, मृदा अपरदन होता है, या ऑक्सीजन बढ़ जाता है, या नदियां सूख जाती हैं? यदि हम वनों की कटाई करेंगे तो इससे ऑक्सीजन का जो अनुपात है कम होगा, लेकिन वो इस ऑप्शन में दिया नहीं है। यहाँ पर उल्टा दिया है, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। नहीं, वनों की कटाई से पेड़ सूख जाते हैं तो मिट्टी का कटाव, मृदा का कटाव होना शुरू हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मृदा अपरदन। बारिश होगी, हवा चलेगी, तूफान आएगा तो मिट्टी एक जगह उड़कर दूसरी जगह जाएगी, अपचित हो जाएगी और मृदा अपरदन तेजी से होगा। अगला प्रश्न, कचरे का सबसे अच्छा निपटान तरीका क्या है? कचरे को किस तरह से हम सबसे अच्छी तरीके से निपटारा कर सकते हैं? क्या खुले में फेंककर, जलाकर, या पुनर्चक्रण, या फिर जमीन में गाड़ना? कचरे की बात की गई है, वेस्टेज की बात की गई है। जो अभी घर में दैनिक जीवन में वेस्ट निकलता है, जो हमारे प्रयोग से बाहर होता है, मतलब प्रयोग होने के बाद जो बचता है, जो व्यर्थ का मटेरियल होता है, उसे कचरा कहते हैं। अच्छा, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या निपटाने का? तो पुनर्चक्रण। खुले में फेंकेंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा, जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा, जमीन में गाड़ेंगे तो मृदा प्रदूषण होगा। उसका बेहतर उपयोग है कि उसका रिसाइकलिंग किया जाए, पुनः प्रयोग में लाया जाए, उसका कुछ नया निर्माण करके पुनः प्रयोग में लाना, मतलब पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग में लाना कह सकते हैं। पुनः प्रयोग में लाना, पुनः प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? ग्रीन हाउस, क्या हीलियम को कहते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन को? ऐसी कौन सी गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, जल चक्र में बादल बनने की प्रक्रिया कहलाती है? जल चक्र, जलाशयों से कुछ जल वाष्पीकरण के माध्यम से उड़ा और वह ठंडा होकर बादल बना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या वर्षण? जब ये वापस पृथ्वी पर बरसेगा बूंदों के रूप में, तब ये क्या कहलाता है? वर्षण कहलाएगा। लेकिन बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या अपक्षय कहलाएगा? नहीं। क्या वाष्पीकरण कहलाएगा? जब जल वाष्प के रूप में गर्म होकर वायुमंडल में उड़ जाता है, हल्का होकर उड़ जाता है, उस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जब ये जल चक्र जो हमारा वाष्पीकरण के माध्यम से जल वायुमंडल में सम्मिलित हुआ है और वहां बादल बनने की जो प्रक्रिया है वह संघनन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, ठंडा होकर जब बूंदों का रूप लेता है, बादल बनते हैं, ऐसी क्रिया को संघनन कहा जाता है, मतलब इकट्ठा होना कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऐसा कौन सा भाग है जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? क्या रेगिस्तान में पाई जाती है? रेगिस्तान में पाई जाती है? क्या वर्षावन में, या टुंड्रा में, या घास के मैदान में? ये सबसे अधिक जैव विविधता की बात आए, जीवों की विविधता या जैविक विविधता की बात आए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वर्षावन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जैव ईंधन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए खाद को, ऑप्शन बी कोयले को, सी पौधे और जीवों से बने ईंधन को, या डी रेत को? जैव ईंधन, ईंधन की बात आई है, जैव ईंधन, इसके लिए परफेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पौधों और जीवों से बने हुए ईंधन को। पौधों और जीवों से बने हुए ईंधन को हम क्या कहेंगे? जैव ईंधन कहेंगे। क्या कहेंगे? जैव ईंधन। बहुत ही सिंपल है, बस समझने की कोशिश करिए, जैव ईंधन कहेंगे। अगला प्रश्न, किसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है? किसे? ऐसा कौन सा संसाधन है जिसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है? क्या कोयले को? नहीं। क्या पेट्रोलियम को? नहीं। क्या सौर ऊर्जा को? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा संरक्षण के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? उक्त विकल्पों में से आपको बताना है कि मृदा संरक्षण के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। क्या अधिक जुताई की जाए, वनों की कटाई की जाए, सीढ़ीदार खेती की जाए, या जलाने का कार्य किया जाए? मृदा संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका इन विकल्पों में सीढ़ीदार खेती है। ये खेती कहां पर की जाती है? जो अधिकतर ये खेती जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर की जाती है। ऐसे ये कुछ इस प्रकार खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेती इसे कहा जाता है। छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं, सीढ़ीदार सीढ़ी की तरह, जैसे घरों की सीढ़ियां होती हैं उसी प्रकार सीढ़ियां बनाकर खेती की जाती है, ताकि जल और मिट्टी दोनों को संभाला जा सके और अच्छी खेती की जा सके। यह मृदा संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमिगत जल स्तर घटने का मुख्य कारण क्या है? क्या वर्षा बढ़ना, अत्यधिक दोहन, नदियों का बढ़ना, या हिमस्खलन? भूमिगत जल स्तर घटने का मुख्य कारण क्या है? इन विकल्पों में सही उत्तर हमें पहचानना है। वर्षा का बढ़ना, यदि वर्षा बढ़ेगी तो जल स्तर हमारा डाउन नहीं होगा, अप होगा। अत्यधिक दोहन, या जी हाँ, जल का हम अत्यधिक दोहन करेंगे, अत्यधिक जल को निकालेंगे जब भूगर्भ से, तो क्या होगा? भूजल स्तर गिर जाएगा। नदियों का बढ़ना नहीं, हिमस्खलन नहीं होगा, अत्यधिक दोहन होगा, जो कि जितना जल निकालेंगे उतना ही जल का स्तर नीचे जाएगा, गिरेगा। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्या झीलें हैं, नदियां, महासागर, या हिमनद? सबसे अच्छा और सबसे सरल प्रश्न है, क्या? महासागर। यदि प्रश्न आ जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको उत्तर होना चाहिए प्रशांत। क्या? प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल का रंग क्या है? प्रश्न, क्लोरोफिल किस रंग का है? उसका रंग क्या है? लाल, ऑप्शन बी पीला, हरा, या नीला? सही उत्तर की पहचान करिए। क्लोरोफिल जो है वो हरे रंग का होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? पेड़ों की पत्तियां। क्या? पत्तियां। पत्तियों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। जीव जंतु और पौधों की विविधता को क्या कहते हैं? क्या पर्यावरण कहेंगे, या जैव विविधता कहेंगे, या अपघटन, या जल चक्र? जीव जंतु और पौधों को विविधता को हम जैव विविधता कहेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न, प्रदूषण, किस प्रदूषण से ब्लैक फॉग बनता है? किस प्रदूषण से? क्या जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, या फिर मृदा प्रदूषण से? ये आपका होगा वायु प्रदूषण, क्योंकि वायु में ही ब्लैक फॉग मतलब कि धुआं, काला धुआं, ये अधिकतर सर्दियों में आपको देखने को मिलता है। ये किस प्रदूषण का उदाहरण है? तो ये वायु प्रदूषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, वृक्षारोपण का मुख्य लाभ क्या है? क्या प्रदूषण बढ़ना, या फिर मृदा कठोर होना, या नदियां सूखना, या फिर ऑक्सीजन मिलना? यदि हम वृक्षारोपण करते हैं तो सबसे पहला जो है तात्कालिक प्रभाव है कि हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सही होगा। फिर हमारे घरों के लिए, आवास के लिए, भोजन को पकाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था होगी, लकड़ियों की उपलब्धता होगी। अगला प्रश्न, प्रदूषण नियंत्रण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सबसे अच्छे तरीके की बात की गई है। क्या उद्योग बढ़ाना, पेड़ काटना, या कचरा जलाना, या फिर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग? सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। अगला प्रश्न, कागज पुनर्चक्रण से क्या बचता है? क्या पानी बचता है,
क्या पेड़ बचता है, ऊर्जा बचती है, या डी सभी बचते हैं। कागज को पुनः मतलब रद्दी कागज को पुनः गलाकर उसको क्लीन करके नए कागज को तैयार करना ही पुनर्चक्रण है। तो इससे क्या बचता है, सिर्फ पानी भी बचेगा, आपका पेड़ भी बचेगा और ऊर्जा भी बचेगी। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी, उक्त सभी चीजें बचेंगी पुनर्चक्रण से। अगला प्रश्न, सबसे अधिक ताजा जल कहाँ मिलता है? सबसे अधिक ताजे जल की बात की गई, क्या झील में मिलेगा, हिमनद में मिलेगा, या महासागर में, या हवा में? अधिक ताजे जल की बात की गई है, ये कहा हिमनद। हिमनद मतलब बर्फ से जो नदियां निकलती हैं, बर्फ की नदियों से, क्योंकि बर्फ पिघलेगी और वो जल का रूप लेगी, वहीं पर आपको ताजा जल सबसे अधिक मिलेगा। कहां पर? हिमनद में। अगला प्रश्न, किसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है? किसे? ऑप्शन नंबर, केवल मिट्टी को, केवल जीव को, केवल पौधों को, या जीव प्लस पर्यावरण का पारस्परिक संबंध, पारिस्थितिकी तंत्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जीव तथा पर्यावरण के पारिस्थितिकी संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। आज की क्लास हमारी खत्म होती है, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बस आपसे निवेदन है कि लाल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। जय हिंद।